नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका आज फिर स्वागत है। मैं एसएन विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी मित्र जोसेफ राव के साथ आज की चर्चित सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए फिर हाजिर हैं। और आज जो सबसे चर्चित सुर्खी है, आप सभी परिचित है, वो अग्निपथ की आग में पूरा देश किस प्रकार जल रहा है। आपको मालूम है, केंद्र सरकार की ओर से एक योजना की घोषणा हुई है, अग्निपथ, जिसके अंतर्गत 4 वर्षों के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी सेना में। इस पर विवाद हुआ है क्योंकि वो अवधि 4 वर्ष की है और जवान भर्ती किए जाएंगे। उसके बाद यह कहा जा रहा है कि उन्हें एक मुश्त राशि दी जाएगी जिससे वो कुछ रोजगार वगैरह कर सकते हैं। इस विवाद इतना बढ़ा कि आज लगभग पूरे देश में हिंसक उग्र प्रदर्शन विरोध में हो रहे हैं। आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हाथापाई घटनाएं हो रही हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। यह एक नया विवाद देश में खड़ा हो गया। नतीजा यह हुआ कि अन्य सभी मुद्दे हाशिए पर रख दिए गए और इसे मैं नॉन इशू बताऊंगा। एक नॉन इशू लेकर के फिर एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया गया जिसमें पूरे देश को उजाला गया। राव साहब, ये बताएं हमारे दर्शकों को, ये जो अग्निपथ की आग है वह कहां तक उचित है और भारत सरकार की मंशा क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत काफ़ी दिन पहले एक ऐसा हुआ था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक कार्यक्रम में गए थे बिहार में। वहाँ युवकों ने नारेबाजी की, सेना की भर्ती चालू करो। उन्होंने समझाने की कोशिश की और शायद तब उनके ऐसे दिमाग में आया होगा कि बहुत सारी संख्या में युवक जो है, बेरोजगार जो है इस देश में, शायद उनके लिए हम कुछ कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने शायद एक नया कुछ सोचा है। अब कितना अच्छा सोचा, कितना बुरा है ये, इसके क्या परिणाम होंगे, दुष्परिणाम, इसका मेरिट डिमेरिट, फ़ायदा नुकसान, ये तो सब वक्त ही बताएगा। मगर इसके ऊपर एक खुली बहस होनी चाहिए और खुले मन से चर्चा होनी चाहिए कि इसका फ़ायदा सही में युवकों को होने वाला है। जो 17.5 साल की उम्र से 21 तक, उसको अभी उन्होंने बढ़ाकर आज 23 साल कर दिया है पहले वर्ष के लिए। युवकों के लिए एक संधि, एक अपॉर्चुनिटी कही जा रही है। मगर सरकार और सब लोग हम जानते हैं, इस उम्र में जो है 17 के बाद, 11वीं 12वीं के बाद युवक जो है वो ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, कोई डॉक्टरी की तरफ जाता है, कोई अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं, या कुछ साधारण डिग्रियां लेते हैं और आगे कुछ मैनेजमेंट करते हैं, कुछ भी आगे चल के करते हैं। इस उम्र में अभी उनको आप इसमें अग्निवीर के नाम पर उनको आप सेना में भर्ती का मौका दोगे। ये सेना में भर्ती मतलब एक सीमित सिर्फ 4 वर्षों के लिए और 4 साल के बाद फिर से वो बेरोजगार हो जाएंगे। अभी आप उनको कुछ पैसे दे रहे हैं, मगर इसमें जो कल कुछ व्हाट्सएप जोक भी चल रहे थे, नो रैंक नो पेंशन। आपने सेना को वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन, बिल्कुल, मगर वो 1 रैंक 1 पेंशन तो गई। अभी नो रैंक नो पेंशन का एक कल व्हाट्सएप में जोक चल रहा था। इसकी आग जो है, जो ज़्यादातर जहाँ युवक बेरोजगार हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तर भारत के सारे राज्यों में इसका प्रभाव पड़ गया है और धीरे धीरे ये जो है फैलता जा रहा है। युवकों में एक रोष है, वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे? सबके सब आर्मी में तो भर्ती नहीं हो सकते और सबके सब रास्ते पर आकर आ जाएंगे। एक प्रशिक्षण जो होता है, उसके लिए एक सैनिक तैयार करने के लिए कितना समय लगता है। और ये जो है आपने आनंद फानन में वो ट्रेनिंग दे देंगे उनको आप, जिससे ना वो सच्चे सिपाही बन पाएंगे, न सच्चे देशभक्ति के लिए बॉर्डर पर तैनात किए जा सकेंगे। और ये आपने जो निर्णय लिया है
ये मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई कमेटी बनाई थी या कोई कमीशन बनाया था जिसकी रिपोर्ट आई हो और सरकार से कहा गया है कि आप ये नई स्कीम लाओ और युवकों को रोज़गार दो। इसके ऊपर खुली बहस होनी चाहिए और आर्मी के लोगों से, मिलिट्री के लोगों से इसके ऊपर जानकार जो लोग हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए। और देश भर में, यानी यहाँ भक्त और अंधभक्त और मोदी और एंटी मोदी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसकी पूरी चर्चा होनी चाहिए। और अभी ये जो है, अभी ये हिंसा की वारदातें कम नहीं हो रही है। ट्रेन पर ट्रेन जलाए जा रहे हैं युवक, क्योंकि उनका रोष जो है, उनका रोष सरकार से कि सरकार ने इतने दिनों में 7-8 साल में बहुत सारे कोई अच्छे कदम नहीं उठाए और हमको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं। और अभी आप जब एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं मिलिट्री के बारे में, तो एक संवेदनशील होना चाहिए ये मुद्दा। और इसलिए शायद युवकों में, वहाँ के लोगों में, इवन पेरेंट्स में चिंता का विषय है कि 4 साल के बाद हमारा लड़का फिर से बेरोजगार हो जाएगा और ये पैसे लेकर हाँ क्या करेगा ये। सबसे जो खतरनाक बिंदु ये है जो 4 साल के बाद का है, तो वो जो बाहर निकलेंगे, एक बार उनको तमगा मिल गया सेना का, तो एक खुद को गौरवान्वित और या विशिष्ट अधिकार प्राप्त वो युवा अपने को समझने लगेंगे। वैसे में जब वो सड़क पर आएंगे तो खतरा यह है कि कहीं वे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, देश के लिए खतरा न बन जाए। क्योंकि वो आयु वर्ग जिसकी आपने चर्चा की, वो आयु वर्ग वो ऐसा है कि जब बेरोजगार होकर के आएंगे तो क्या करेंगे। और उसमें एक सरकारी पक्ष से ये कहा गया कि नहीं, यह अग्नि परीक्षा नहीं, यह अवसर है। सरकारी पक्ष से कहा जा रहा है यह बेरोजगार उनके लिए अवसर है रोजगार का। राव साहब, आपको याद होगा 2014 के चुनाव के पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार का, नौकरियों का। आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो 16 करोड़ होना चाहिए। उसकी जगह सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी और बढ़ी। नौकरी देने की जगह बेरोजगारी बढ़ी, लोग बेरोजगार हुए। हाँ, और उसके जगह आप कुछ लाख की अभी बात कर रहे हैं कि 4 वर्षों के लिए हम इतना रोजगार, कितने लोगों को रोजगार देंगे। यह जो मेरी समझ में नहीं आता कि जो भी, जैसा आपने ठीक कहा कि कौन सलाहकार है, क्या किया, सोच कर करा दिया। जबकि ये आशंका मैंने भी ट्वीट करके कुछ बात पहले एक आशंका जताई थी और चेतावनी दी थी सरकार को कि सरकार ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे सेना में अनुशासन भंग हो। क्योंकि भारतीय सेना अपने अनुशासन के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। बिल्कुल। और उसमें कोई असंतोष पैदा करना यह बहुत ही खतरनाक होगा। और यह जो कदम है, ऐसी आशंका, मैं चाहूंगा कि हमारी यह आशंका गलत साबित हो, लेकिन जो सामने है उस पर चर्चा होगी। यह जो एक नया विवाद खड़ा कर दिया, शुरुआत तो हो गई, पूरे देश को आग में झोंक दिया इस अग्निपथ और इस अग्निवीरों के कारण आपने झोंक दिया। शुरुआत ही ऐसी हुई है। और जो मैंने जैसे कहा, जो खतरा सबसे बड़ा है कि 4 साल के बाद जब वो एक फौज, हालांकि कितने लोगों को आप देने जा रहे हैं, 1 साल उसमें ट्रेनिंग में निकल जाएगा। और ध्यान रखें, उसमें यह कहा जाए कि उसमें बाद में टेस्ट के परीक्षा के द्वारा 25% लोगों को सेना में या अन्य सरकारी नौकरी, केंद्रीय सरकार की नौकरियों में एब्जॉर्ब किया जाएगा। मान लिया, बाकी 75% वो तो और असंतोष पैदा होगा, है ना। तो इन सब बातों को लगा कि शायद जो रणनीतिकार हैं, जिन लोगों ने इसका निर्णय लिया या प्रधानमंत्री को सुझाव दिया, कहीं उनसे कोई चूक हुई है। अब वही चर्चा यही चल रही है बहस में कि इसके निराकरण के क्या उपाय है, क्या तत्काल किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से पहला कदम तो ये है, सरकार ने इस योजना को कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए, संभवतः राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए और सब राज्यों से फीडबैक बुलाना चाहिए कि वहाँ बेरोजगारों की संख्या कितनी है। ये जो एज ब्रैकेट है
17.5 से 21 या 23 का है, इसमें कितने युवक है और कितने ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, कितने प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं और कितने बेरोजगार हैं। और इसके बाद मिलिट्री के लोगों से जो रिटायर्ड है और जो अपने अपने फील्ड में एजुकेशन वगैरह में काम कर चुके हैं, उनके साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि ये इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक, जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई कमीशन आपने बनाया होता जिसका रिपोर्ट आया हो कि भाई सरकार से ये रिकमेंडेशंस है, सरकार उसको स्वीकार करती है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, ऐसी कोई कमेटी भी नहीं बनी, आपने ओवरनाइट इसको ऐसा बना दिया है और सब छोड़ दिया है बहस के लिए। अभी 4 लोग तो हाँ बोलेंगे, 4 लोग तो नहीं बोलेंगे, ये तो निश्चित रूप से है, मगर इसके फायदे और नुकसान देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से जो है कुछ आशंका ऐसी भी बताई जा रही है कि कुछ लोग इसमें आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए एक रेडीमेड उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि समाज के लिए खतरा है। इसलिए हम जो कह रहे हैं ये हाफ बेक्ड है, ये पूरी तरह से पका हुआ नहीं है खाना, ये आपको जो परोस रहे हैं ये हाफ बेक्ड है। इसके ऊपर व्यापक चर्चा होनी चाहिए देश में, सब जगह से, युवक संगठनों से, मिलिट्री वालों से, रिटायर्ड और अभी प्रेजेंट जो लोग हैं आर्मी नेवी के लोग, इनसे बात करना चाहिए, एयरफोर्स के, और इसके ऊपर एक निर्णय लेना चाहिए, संसद में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि हम लोग कैसी नीति लाए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले, मिलिट्री प्रशिक्षण भी मिले, और ये 4 साल का हो कि कितने साल का हो। और अभी तो आपने इसको 4 साल इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप 5 साल रखते हैं तो आपको ग्रेजुटी देने का मामला सामने आएगा, इसलिए 5 साल न रखते हुए आपने 4 साल रखा है। या बहुत चालाकी से ये निर्णय लिया है, क्योंकि 5 साल ग्रेजुटी कानून लागू होता है, इसलिए 4 साल रखा है ये, ताकि ग्रेजुटी मांगने का सवाल ही नहीं आता है। बिल्कुल, लबोलुबाब यह कि भारत सरकार जो कि फिलहाल इस योजना को होल्ड पर रखे, विपक्ष को और जो संबंधित अन्य जो लोग जिसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबों को विश्वास में लेकर उनके साथ चिंतन मनन करके एक फुल प्रूफ योजना तैयार करें, जिससे जवानों के बीच अच्छा संदेश जाए, उनके बीच कोई असहज भावना पैदा नहीं हो जो अभी फिलहाल हो रही है। और यह जो बार बार चिन्हित किया जा रहा है कि 4 वर्षों के बाद एक फौज तैयार होगी जो समाज के लिए खतरा होंगे, उस पर पूर्ण विराम लग जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर राव साहब, बुलडोजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो बुलडोजर जो चर्चित हुआ, आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग इसके खिलाफ गए थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, हालांकि भी याचिका पर सुनवाई भी जारी है, लेकिन तत्काल जो रोकने का जो अनुरोध किया गया था याचिका में, उसको तो स्वीकार नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि जो भी कार्रवाई हो कानून सम्मत हो, कानून के अंतर्गत हो, और यह इसलिए कि ऐसे आरोप लगे हैं कि बुलडोजर के द्वारा जिन भवनों को, बड़े बड़े भवनों को उत्तर प्रदेश में गिराया गया है ना, उसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हालांकि सरकार बोल जैसे नोटिस, उसका जो प्रावधान है कि पहले आप नोटिस दीजिए, उस पर जवाब मांगे, फिर उनको अगर आप आश्वस्त नहीं है फिर उनको समय दीजिए, 15 से 30 दिनों का समय दिया जाता है, जो खुद से खाली कर दे, खुद से उसको हटा लें। ऐसा कोई जो है इस प्रक्रिया का पालन वहाँ नहीं किया गया, न किया जा रहा है, और यही कारण है कि वहाँ असंतोष पैदा वहाँ काफ़ी हुआ बुलडोजर को लेकर के। और यह जो सूची सामने है, जितने गिराए गए या जो अभी जो सूची सामने है, उससे ऐसा लगता है कि समाज के एक विशेष वर्ग को लक्ष्य बनाकर बुलडोजर का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप सहमत हैं इससे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सही अपना संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर टिप्पणी की है, मगर सिर्फ टिप्पणी करने से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को एक कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनानी होगी, जिसमें बाहर के लोग भी शायद शामिल हो और राज्य सरकार से ये कोऑर्डिनेट करे। और ये सरकार जो है, जो बुलडोजर चला रही है, वो जो अपराधी लोग हैं, जो गुनहगार है, जैसे मकान महिला के नाम पर है, उसकी बीवी के नाम पर है और उसका नाम है, तो उसको भी तोड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि कानून के दायरे में करे,
और नाम होने से सिर्फ अपराधी नहीं हो जाते ना। बिल्कुल। कोर्ट ने उनको अभी दोषी थोड़ी नहीं ठहराया है। शुरू के प्राइमरी दौर में, प्रिलिमिनरी दौर में ऐसा होता है कि एफआईआर में नाम होता है, बाद में वो साबित हो ना हो, मगर ये जो बुलडोज़र जो है ये चल रहे हैं, लोगों के मकान टूट रहे हैं। और आपने सही बात कहा है, एक विशिष्ट लोगों पर, विशिष्ट समुदाय के लोगों पर ये कार्रवाई जानबूझ के की जा रही है ताकि दहशत का माहौल हो और वो लोग सब अपने दायरे में रहे और हमारा विरोध ना करें। शायद ये उनके पीछे राजनीति हो सकती। चलिए, अब जितना हुआ सो हुआ। कम से कम अब से ऐसी आशा की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश सरकारें या अन्य जो भी सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे यह संदेश जाए समाज में कि जानबूझकर किसी एक खास वर्ग संप्रदाय को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यह देश समानता के अधिकार पर चलता है। जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसके साथ छेड़छाड़ संविधान के साथ छेड़छाड़ मानी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों को लेकर। राज साहब, जो खबरें आ रही है छन छन करके, ऐसा लगता है कि राज्यसभा चुनाव की तरह विधान परिषद चुनाव भी दिलचस्प होने जा रहा है। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। तो उसके थोड़ा सा बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ कि विधान परिषद चुनाव को लेकर के भी अब जो हमारे विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता, भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इसी से संबंधित शायद कहा कि मैं अभी एक और बम फोड़ने वाला हूँ। देखिए, अभी 2-3 दिन बाकी है। हाँ। 20 तारीख को एक चुनाव होने वाले 10 सीट के लिए, और सभी राजनीतिक दलों ने, महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों को, जो वोटर है, ये चुनाव विधायक लोग विधान परिषद के 10 सीटों के लिए वोट करते हैं, इसने कहा है कि वो बम्बई में जमा हो। और सबसे इस बार जो है मजे की बात ये है कि महाविकास आघाड़ी की जो घटक दल है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इस बार उनको पहली बार जो राज्यसभा में पिछले दिनों जो उनके साथ जो अनुभव हो रहा उनका हारने का, उसको रिपीट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इस बार हम लोग ऐसा लड़े, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं और हमारे विधायकों को इस तरह पकड़ कर रखें, उनके ऊपर ऐसा हमारा अंकुश बना रहे, या हमारा उनके ऊपर दबदबा बना रहे, या हमारे से जुड़े रहे, क्यों हमारे साथ कोई धोखा ना हो। उन्होंने किया, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, परंतु हमारे साथ, महाविकास के साथ कोई धोखा ना हो, और हमारे जो उम्मीदवार हमने खड़ा किए हैं वो सब चुन के आए। इसलिए जैसे आपने बताया कि देवेंद्र फडणवीस जी एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कह दिया है एक और चमत्कार होगा। ये बात सामने आते ही महाविकास आघाड़ी के दलों में एक बार फिर से चिंता का दौर बढ़ गया है। उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी के नेता अजित पवार ने कहा है कि ऐसा कुछ होने नहीं देंगे हम, और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे सभी उम्मीदवार जीते। और शिवसेना ने एक हल्के में कहा है, अभी मालूम नहीं कहाँ तक सच है या कहाँ तक वो सीरियस इस बात को, उन्होंने कहा कि हमारे जो वोट है हम कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं देंगे। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं, चंद्रकांत हांडोरे और भाई जगताप, और वो अपने वोट मैनेज करें। अब ये मालूम नहीं कहाँ तक इसके ऊपर बाकी पार्टियां जो रिएक्ट करती हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक और उम्मीदवार खड़ा करके, प्रसाद लाड़ को खड़ा करके, ये जो चुनाव है इसको सही में इसमें दिलचस्प बना दिया है। इसमें जो लोग को भिड़े हुए हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि अभी कैसा होता है देखना है, मगर इस बीच में सारे मंत्री और सारे विधायक जो है, जो सत्तारूढ़ दल के हैं, महाविकास आघाड़ी के, वो सब मुंबई पहुंच गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तो सब सॉलिड वोट हैं, उनके इंटैक्ट वोट जिसको बोलते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आना है, वोट देना है। उनको अभी जो है निर्दलीय लोगों से संपर्क में बने हुए हैं। अभी निर्दलियों के भरोसे पिछली बार जो था राज्यसभा में जो मात खानी पड़ी, उसके चलते हुए
अभी महाविकास आघाड़ी कितने निर्दलीयों को अपने साथ में लेने में कामयाब होती है देखना है। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं निर्दलीयों को भर से जो चुनकर आई है, उनका जो उम्मीदवार चुनकर आया है धनंजय महाडिक, तो अभी देखना होगा कि ये कैसे ये लोग अपना इस कॉन्टेस्ट को कैसे इसको निपटाते हैं और क्या फैसला होता है। ये 2-3 दिन की बात है, क्योंकि 20 तारीख को इसका वोटिंग होना है। चलिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें खेल तो एक ही रहता है, खिलाड़ी अवश्य अपना चरित्र बदलते रहते हैं। जैसे राज्यसभा के पिछले चुनाव में देखा गया, महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में भी चूँकि दिलचस्प मुकाबला है, परिणाम की प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे हैं। और जैसा राव साहब ने विस्तार में समझाया कि इसमें हर पक्ष अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और विजय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। देखना पड़ेगा 20 तारीख के बाद कि चुनाव परिणाम क्या आते हैं। चलिए, आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ चर्चा पर। धन्यवाद।